सो पीपल वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। ये वाला वीडियो आप लोगों के सितंबर 26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं मेमोरी हैक डिस्कस करने वाली हूँ रिलेटेड टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। देखो, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ना आप लोगों के एग्जाम में टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बेटा मैं जब से मेमोरी हैक डाल रही हूँ ना, तब से मैंने चीज नोटिस किया है कि 3 क्वेश्चन में से तो जो टॉपिक की मैं मेमोरी हैक देती हूँ ना, वहां से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अच्छे से सारी हैक को समझेगा, सारी ट्रिक को समझेगा, बाद में उसको रिवाइज करते जाएगा, देखना आपको ऐसे टॉपिक एग्जाम में जरूर मिलेंगे। और ना पूरे वीडियो को देखने के बाद ना आपको टॉपिक काफी सिंपल लगेगा, इस चीज की श्योरिटी। लेकिन ना एकदम ध्यान से और कॉन्सेंट्रेशन से देखो, आपको यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 पे बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला है। और आपको भी पता है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का यूनिट नंबर 1 इज वेरी सिंपल, यूनिट 1 इज वेरी सिंपल, यूनिट 2 थोड़ा सा ट्रिकी है और मैं उसको सिंपल बनाने आ चुकी हूँ। यूनिट नंबर 3 से भी अपन टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक को डिस्कस करते एकदम ध्यान से समझते जाओ। अपनी मॉड्यूल को ओपन रख लो, मॉड्यूल में से अपन हर चीज समझने वाले हैं। मॉड्यूल को ओपन कर लो और जो जो मैं ट्रिक बता रही हूँ ना, साइड में लिख के ले लो, ताकि तुम बाद में रिवाइज करोगे ना तो उसको ट्रिक को भी रिवाइज करना। जितनी बार ट्रिक को रिवाइज करोगे एग्जाम में उतना याद आएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक समझना। सबसे पहली बात तो सेक्शन 29 से अपन आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29, अभी जो सेक्शन 29 है, इसको लर्न करने का तरीका क्या है, इसकी ट्रिक क्या है, आसानी से अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है 7 मार्क्स के लिए। अगर बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आता है, आप आसानी से सारे पॉइंट्स याद रख सकते हो, उसकी ट्रिक को समझो। राइट्स ऑफ ट्रांसफरी ऑफ पार्टनर्स इंटर सेक्शन 29। फर्स्ट ऑफ ऑल, हु इज द ट्रांसफरी? क्या ये पार्टनर होता है? नहीं, ट्रांसफरी एक पार्टनर नहीं रहता है। अभी ट्रांसफरी कौन होता है, पहली बात तो समझना। अगर एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं पार्टनर हूं और जहां पे मेरा 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसमें मैं पार्टनर हूं और वहां पे मेरा 20% ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो बच्चों में एक बार क्या करती हूँ, मेरा जो शेयर है, प्रॉफिट लेने का जो राइट है, मैं ट्रांसफर करती हूँ। एग्जांपल, मैंने मेरे सिस्टर को ट्रांसफर किया, या फिर मेरे कोई अंकल को ट्रांसफर किया, या फिर मुझे लोन चाहिए था तो एज अ सिक्योरिटी मैंने ट्रांसफर किया। तो जिसको भी मैं ये प्रॉफिट लेने का राइट ट्रांसफर करती हूँ, तो बच्चों उनको ट्रांसफर ही बोला जाता है। अगर मैंने मेरी सिस्टर को मेरा जो राइट है, प्रॉफिट लेने का जो राइट है, वो ट्रांसफर किया है, तो मेरी सिस्टर ट्रांसफर बन जाएगी। अगर मुझे किसी से लोन चाहिए था, एग्जांपल मिस्टर ए से मुझे लोन चाहिए था, एज अ सिक्योरिटी मैंने मेरा प्रॉफिट लेने का राइट उनको दिया है, तो मिस्टर ए यहाँ पे ट्रांसफरी बन जाएंगे। तो राइट्स ऑफ ट्रांसफरी क्या है, मतलब यहाँ पे इस केस में मिस्टर ए के क्या राइट है, या फिर मेरी सिस्टर के क्या राइट है। अभी देखो, वो पार्टनर है क्या पार्टनरशिप फर्म के? नहीं मैम, वो पार्टनर नहीं है। आपने तो बस उनको प्रॉफिट लेने का राइट दिया है, सो दे आर नॉट अ पार्टनर। इफ दे आर नॉट अ पार्टनर, देयर आर सर्टेन लिमिटेशन। अच्छे से समझना। यहाँ पे ना 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। कैसे याद करोगे? 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट डिवाइड किया गया है ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म बिजनेस कर रही है तो क्या होगा। एंड सेकंड इज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मतलब जब पार्टनरशिप फर्म बंद हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, तब क्या होगा। ध्यान से समझना। ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ट्रांसफरी के पास क्या क्या राइट नहीं है। ट्रांसफरी ए बी सी नहीं कर सकता। जो ट्रांसफरी है वो ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब मैम ट्रांसफरी ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब ट्रांसफरी अकाउंट्स नहीं ले सकता है, ट्रांसफरी बुक्स को चेक नहीं कर सकता है, ट्रांसफरी कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस ऑफ बिजनेस जो ट्रांसफरी है वो ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब वो अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। बोलो मेरे साथ क्या है मैम, वो ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब वो अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता, वो बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो सी मतलब वो कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, बिकॉज ही इज जस्ट अ ट्रांसफरी, दैट पर्सन इज नॉट अ पार्टनर। लेकिन वो क्या कर सकता है, प्रॉफिट ले सकता है, ही इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द शेयर्स ऑफ द प्रॉफिट। दैट्स इट। समझ में आ गया। नेक्स्ट समझना, ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। अभी समझना, डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि फर्म पूरी बंद हो रही है, पूरी डिसॉल्व हो रही है। यार डिसोल्यूशन के टाइम पे ना ट्रांसफर के पास राइट आ जाता है, वो क्या कर सकता है, जो भी असेट्स का शेयर है वो ले लेगा, और असेट्स का शेयर सही तरीके से कैलकुलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए वो अकाउंट्स को भी चेक कर सकता है, अच्छा मतलब मैम ड्यूरिंग द कंटिन्यूअंस वो एबीसी नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। हाँ, लेकिन डिसोल्यूशन के टाइम पे उसको असेट्स मिलने वाले हैं, और असेट्स का कैलकुलेशन चेक करने के लिए अभी क्या लिखा है, असर्टनिंग मतलब कैलकुलेशन चेक करने के लिए
क्या वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है? बच्चों को अकाउंट्स को चेक कर सकता है। अकाउंट्स मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना, वो हर चीज को चेक कर सकता है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। तो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है? रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप है। वो ए बी सी नहीं कर सकता, मतलब अकाउंट्स को चेक नहीं कर सकता, बुक्स को इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता। दिस वाज सेक्शन 29। कितना सिंपल है, देखो दो हिस्सों में डिवाइड कर दो। पहले बताओ कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा बताओ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप वो एबीसी नहीं कर सकता, सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। एबीसी नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रॉफिट ले सकता है। और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन वो असेट्स का शेयर ले सकता है, और असेट्स का शेयर सही तरीके से कैलकुलेट हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए वो अकाउंट्स को चेक कर सकता है। दैट्स इट, सेक्शन 29 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट अस कम टू नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 30। अभी इसको ध्यान से समझना, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। ये टॉपिक ना स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लेंदी लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अभी मेमोरी हैक समझने के बाद आपको हर चीज बहुत इजी लगेगी। इस चीज की श्योरिटी एकदम ध्यान से समझना। तुम्हारा पहला पॉइंट तो यहाँ पे इसमें ये आ जाएगा कि एक माइनर, एक छोटा बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हुआ है वो एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। जस्ट फॉर अ बेनिफिट पर्पस, जस्ट फॉर अ बेनिफिट पर्पस उसका एडमिशन हो सकता है। बच्चों देखो, एक पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती, पर्सनल लायबिलिटी आ जाती, लेकिन एक माइनर की पर्सनल लायबिलिटी नहीं आएगी। जस्ट फॉर अ बेनिफिट पर्पस, उसके फायदे के लिए, प्रॉफिट लेने के लिए सिर्फ उसको एडमिशन मिल रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, यहाँ पे 5 पैरा में आंसर आ जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट इज अबाउट द राइट्स, सेकंड इज अबाउट द लायबिलिटीज, थर्ड इज अबाउट द नोटिस। नोटिस, यहाँ पे नोटिस वाला पैरा है। उसके बाद जैसे नोटिस दे दिया, नोटिस कब देना पड़ेगा? जब एक माइनर एक मेजर बन गया, वो मेजर बन गया। नोटिस देने में उसको डिसाइड करना पड़ेगा क्या मैं पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू करना चाहता हूं, तो फोर्थ पैरा ये आ जाएगा। अगर वो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यू नहीं करता है तो फिफ्थ पैरा ये आ जाएगा। अच्छा, मतलब मैम पूरा स्टोरी फॉर्मेट में चल रहा है ये, तो मतलब 5 पैरा में आंसर दिया है। पहली बात तो माइनर के राइट्स क्या है, दूसरा पैराग्राफ माइनर के लायबिलिटीज क्या है, तीसरा पैराग्राफ नोटिस देना पड़ेगा जैसे ही एक माइनर मेजर बन चुका है। फोर्थ वाले पैराग्राफ में क्या दिया है कि एक मेजर बनने के बाद अगर वो कंटिन्यू करता है तो क्या होगा। लास्ट पैरा में दिया है मेजर बनने के बाद अगर कंटिन्यू नहीं करता है पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा तुम्हारा आंसर 5 पैरा में आ जाएगा। राइट्स कैसे याद रखोगे? ओनली यू हैव टू रिमेंबर वन वर्ड, दैट इज पास। दैट इज पास। पास, व्हाट इज पास? एक माइनर प्रॉफिट ले सकता है, उसके पास राइट है। एक माइनर अकाउंट चेक कर सकता है, उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। एक माइनर दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है फॉर अ शेयर पर्पस। अगर उसको बाकी के पार्टनर उसका शेयर नहीं देते हैं तो वो उनपे सूट फाइल कर सकते हैं, उनपे स्यू कर सकता है। सो एसएस ऐसे आ जाएगा। समझ में आया? पी से वो प्रॉफिट ले सकता है, ए से वो अकाउंट चेक कर सकता है, एस से वो दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है फॉर अ शेयर पर्पस। ऐसे 2 एस आ जाएंगे। बच्चों बोलो क्या है पास का मतलब? मैम पास का मतलब है पी से वो प्रॉफिट ले सकता है, ए से वो अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको कॉपी ले सकता है, एस से वो दूसरे पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है फॉर अ शेयर पर्पस। ऐसे उसके राइट्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल है। उसके बाद आ जाओ सीधा लायबिलिटीज पे कि माइनर की लायबिलिटी क्या रहेंगी। बेटा माइनर की कभी भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती है, पर्सनल लायबिलिटी नहीं आती है। जितना उसका शेयर है उतनी उसकी लायबिलिटी रहेगी। अगर उसका शेयर 10% है तो इतनी ही उसकी लायबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट सेम चीज के रिलेटेड दिया है। द लायबिलिटी ऑफ द माइनर इज कन्फाइड ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ हिज शेयर। जितना उसका शेयर है उतनी ही उसकी लायबिलिटी रहेगी, उसके ऊपर नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है माइनर हैज नो पर्सनल लायबिलिटी। सेम चीज को रिपीट किया है। पहले दिया है कि देखो जितना उसका शेयर रहेगा उसकी उतनी लायबिलिटी रहेगी। फिर दिया है कि उसकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं रहेगी। अब थोड़ा सोच के बताओ मुझे, जो पर्सन की पर्सनल लायबिलिटी नहीं आने वाली, मतलब उसको अनलिमिटेड पैसा देना ही नहीं है, क्या वो कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है? व्हाट इज इंसॉल्वेंट? बच्चों इंसॉल्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कंगाल हो चुका है, मतलब जिसकी लायबिलिटी ज्यादा है, जिसके असेट्स कम है। यार अगर माइनर को पर्सनल लायबिलिटी का पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, मतलब ज्यादा लायबिलिटी का पेमेंट करना ही नहीं पड़ेगा, तो सोच के देखो कभी वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो सकता है क्या? मैम नहीं हो सकता, क्योंकि माइनर की कभी भी लायबिलिटी ज्यादा हो ही नहीं सकती। उसको ज्यादा अनलिमिटेड लायबिलिटी का पेमेंट करना ही नहीं पड़ता, जितना उसका शेयर है बस उतना ही करना पड़ता है। बहुत लॉजिकल है। तो ऐसे पॉइंट को इंटरलिंक करो कि पहली बात तो जितना उसका शेयर है उतनी उसकी लायबिलिटी रहेगी, दूसरी बात तो उसकी पर्सनल लायबिलिटी कभी भी नहीं आएगी, तीसरी बात तो इसलिए वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता। ठीक है, दिस वर द राइट्स एंड लायबिलिटीज। नाउ थर्ड पैराग्राफ कम्स टू, अभी माइनर ना मेजर बन चुका है, एक माइनर एक छोटा बच्चा भी मेजर हो चुका है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? 6 मंथ के अंदर उसको नोटिस देना पड़ेगा। कंपलसरी बताया कहीं ना कहीं, मतलब उसको नोटिस देके बताना पड़ेगा क्या वो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं कंटिन्यू करना चाहता है। अगर वो मेजर बन चुका है, इसको कंटिन्यू करना है, तो यहाँ पे दिया इसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे। अगर वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते तो यहाँ पे दिया इसके राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या रहेंगे।
मैम अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो उसने 6 महीने के अंदर नोटिस नहीं दिया तो बच्चों यहाँ पे दिया है इफ ही फेल्स टू गिव नोटिस, अगर वो नोटिस नहीं देता है तो ऐसा अजम्पशन किया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है। तो देखो अजम्पशन वाला रूल यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। मतलब मैम पार्टनरशिप फॉर्म में जो माइनर है उसको नोटिस देना पड़ेगा, मतलब सबको बताना पड़ेगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं कंटिन्यू करना चाहता है, ये उसको बताना पड़ेगा। अगर उसने नहीं बताया ना तो अजम्पशन किया जाएगा कि वो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहा है। तो इसलिए नोटिस देना कहीं ना कहीं क्या है, कंपलसरी है, कंपलसरी है। अभी समझना, अभी देखो अगर एक माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में बाद में भी कंटिन्यू कर रहा है, 2 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट। एक पॉइंट राइट के रिलेटेड है, दूसरा पॉइंट लाइबिलिटीज के रिलेटेड है। समझना समझना, देखो his share in the property and the profit of the firm remains the same to which he was entitled as a minor। अगर उसका शेयर पहले 15% था तो आगे भी 15% रहेगा, पहले 20% था तो आगे भी 20% रहेगा, तो उसका जो भी शेयर है प्रॉफिट का, असेट्स का, वो सेम रहने वाला है, जैसा पहले था वैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। ये आ गया राइट वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है लाइबिलिटी के रिलेटेड। अब उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाएगी बच्चों, वो मेजर हो चुका है मैम, अगर वो मेजर हो चुका है ना अब उसकी लाइबिलिटी ना अनलिमिटेड हो जाएगी। यस सेम चीज दिया है, ही बिकम्स पर्सनली लाइबल। अब उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी, वो अनलिमिटेड उसकी लाइबिलिटी हो जाएगी टू थर्ड पार्टीज फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म डन सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। जब से वो पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन उसका हुआ था तब से उसकी पर्सनल लाइबिलिटी आ जाएगी, वहां से स्टार्टिंग से, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर वो डिसाइड करता है कि मुझे पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू नहीं करना, तो यहाँ पे बोला गया है जैसे ही उसने नोटिस दे दिया उसके बाद वो लाइबल नहीं रहेगा। जब तक उसने नोटिस नहीं दिया वो लाइबल रहेगा। सेम नोटिस वाले पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है, सेम नोटिस वाले पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड किया है। देखो हिज राइट्स एंड लायबिलिटीज कंटिन्यू टू बी दोज ऑफ द माइनर अप टू द डेट ऑफ गिविंग द पब्लिक नोटिस। मतलब जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता है उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे। जैसे उसने नोटिस दे दिया हिज शेयर शैल नॉट बी लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ नोटिस। अच्छा मतलब मैम ये नोटिस वाले पॉइंट को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे और कुछ नहीं कर रहे। देखो यहाँ पे सेम चीज है, जब तक नोटिस नहीं देगा उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज रहेंगे। जैसे ही नोटिस दे दिया अब वो लाइबल नहीं रहेगा, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो। और जाते टाइम मतलब अभी वो पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू नहीं कर रहा और बाकी के पार्टनर उसको शेयर नहीं दे रहे, तो वो क्या कर सकता है, उन पे सूट फाइल कर सकता है। That's it, completed। आई नो कि लेंदी क्वेश्चन था लेकिन ये सारी ट्रिक समझने के बाद आपको सिंपल लगेगा जरूर, ठीक है। देखो 5 पैरा में आंसर दिया है, फर्स्ट दिया है राइट्स, आपको बस ये याद रखना है पास, ठीक है। उसके बाद ना लाइबिलिटी में पॉइंट दिया है कि उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं रहेगी, जितना उसका शेयर है उतनी उसकी लाइबिलिटी रहेगी, फिर उसको नोटिस देना पड़ेगा, फिर जैसे ही वो मेजर बन जाएगा अब वो कंटिन्यू करता है तो उसकी लाइबिलिटी पर्सनल हो जाएगी, अगर वो जाना चाहता है तो चले जाएगा, जब तक नोटिस नहीं देगा तब तक लाइबिलिटी रहेगी, जैसे नोटिस दे दिया बाद में लाइबिलिटी नहीं रहेगी, ठीक है। दिस वाज अबाउट द रूल्स रिलेटेड टू द माइनर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अभी आ जाओ थर्ड वाले मेमोरी हैक पे, अभी आ जाओ बच्चों थर्ड वाले मेमोरी हैक पे। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सितंबर 26 एग्जाम के लिए। एक्सपल्जन ऑफ अ पार्टनर सेक्शन 33। अब इसको ध्यान से समझना, अगर तुम पार्टनरशिप फॉर्म से एक पार्टनर को निकाल रहे हो, एक्सपल्जन कर रहे हो तो उसके कुछ कंडीशन है जो फॉलो होना चाहिए। तुम ऐसे किसी को भी पार्टनरशिप फॉर्म से नहीं निकाल सकते, अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए ना तो कोई पार्टनर किसी को भी फॉर्म से निकाल देगा, ऐसे थोड़ी ना चलेगा। तो अपने लॉ ने क्या किया है, एक्सपल्जन के रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं। अगर कोई पार्टनर चोरी कर रहा है, यार ये गलत चीज है, तो उसको पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर निकालो। लेकिन अगर तुम कोई पार्टनर इनोसेंट है उसको पार्टनरशिप फॉर्म से बाहर निकाल रहे हो तो गलत हो जाएगा ना। इसलिए यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं कि एक्सपल्जन के क्या क्या रूल्स हैं। तो बच्चों तुमको कैसे याद रखना है, कमिंग 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 कमिंग, ये कमिंग वर्ड को याद रखो, तुमको सारे पॉइंट्स एग्जाम में भी याद आ जाएंगे, समझना। अभी देखो द पावर ऑफ एक्सपल्जन मस्ट बी एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर, मतलब पावर ऑफ एक्सपल्जन कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए। उसके बाद द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय द मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेजॉरिटी पार्टनर ने हाँ बोला तो ही तुम दूसरे पार्टनर को फॉर्म से निकाल सकते हैं। इट हैज बीन एक्सरसाइज इन गुड फेथ मतलब फर्म की भलाई के लिए कर रहे हो, गुड फेथ में कर रहे हो। अभी गुड फेथ क्या है वो यहाँ पे बताया गया है। गुड फेथ का मतलब होता है द एक्सपल्जन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप, फर्म की भलाई के लिए होना चाहिए, सामने वाले को नोटिस देना चाहिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना चाहिए जो पार्टनर को तुम निकाल रहे हो। अभी समझना इसकी ट्रिक को समझना। सी से क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। ओ से क्या आ गया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दो। एन से क्या आ गया, मेजॉरिटी होना चाहिए, मेजॉरिटी पार्टनर ने हाँ बोलना चाहिए तो ही तुम एक पार्टनर को पार्टनरशिप फॉर्म से निकाल सकते हो। आई से क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म की भलाई के लिए होना चाहिए। एन से क्या आ गया, नोटिस देना पड़ेगा। जी से क्या आ गया, गुड फेथ में होना चाहिए। और ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के अगर आंसर में आते हैं आपको एग्जामिनर मार्क्स देगा। एक कमिंग वर्ड को याद रखो, आपको सारे पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे। बच्चों क्या है कमिंग से, मैम सी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, ओ का मतलब है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, एन का मतलब है मेजॉरिटी पार्टनर ने हाँ बोलना चाहिए, आई का मतलब है कि इंटरेस्ट में होना चाहिए पार्टनरशिप फर्म के, एन का मतलब है नोटिस देना पड़ेगा, जी का मतलब है गुड फेथ में होना चाहिए। ऐसे याद रखो, फिर चीजें तुमको इजी लगेगी। अगर सिर्फ पॉइंट्स लर्न करते जाओगे तो बेटा हर चीज तुमको डिफिकल्ट लगेगी, पॉइंट्स को ऐसे याद करो, ठीक है।
अभी नेक्स्ट टॉपिक समझना, इसको भी बहुत सिंप्लीफाई मैंने किया है आप लोगों के लिए, आपको काफी सिंपल लगेगा। नेक्स्ट इज पीपल रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। अभी ना ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, यहां से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछ सकती है सीधा 7 मार्क्स के लिए कि नो इम्पेयर्ड अथॉरिटी वाले ट्रांजैक्शन बताओ, नो इम्पेयर्ड अथॉरिटी वाले ट्रांजैक्शन बताओ। तो बेटा ये वाले जो पॉइंट्स है ना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट्स को ना ये पॉइंट याद ही नहीं रहते। मैं तुमको इसकी मेमोरी हैक बताऊंगी, ट्रिक बताऊंगी ताकि तुम सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रख सको, रिटेन रख सको। मैं तुमको यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझा रही हूँ, कंसेप्ट समझने के लिए तुमको वन शॉट देखना है, मैं तुमको बस यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ, बस ट्रिक बता रही हूँ। अभी समझना, देखो सबसे पहली बात तो व्हाट इज इम्पेयर्ड अथॉरिटी। अगर एक पार्टनर अगर कोई एक्ट करता है ना तो बाकी के पार्टनर्स भी बाइंड हो जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है, उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड अथॉरिटी। अगर एक पार्टनर कोई हरकतें करता है, कोई भी ट्रांजैक्शन करता है तो बाकी के पार्टनर भी जिम्मेदार बन जाते हैं, इसको बोलते हैं इम्पेयर्ड अथॉरिटी। लेकिन बेटा ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन है अगर एक पार्टनर करेगा ना बाकी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं बनेंगे, उनकी कोई भी लायबिलिटी नहीं आएगी, ये ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है। और इंस्टीट्यूट ये ट्रांजैक्शन पूछती है कि नो इम्पेयर्ड अथॉरिटी वाले हमको ट्रांजैक्शन बताओ फॉर 7 मार्क्स। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दिस पॉइंट्स। और तुम इसको कैसे याद रख सकते हो, एक स्टोरी फॉर्मेट बताऊंगी, ध्यान से समझना। तुम उसको ऐसे याद रखना, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट क्या है, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू द आर्बिट्रेशन। मतलब अगर एक पार्टनर सीधा आर्बिट्रेशन में जाता है तो बाकी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं बनते हैं। अगर एक पार्टनर सीधा बैंकिंग अकाउंट ओपन करता है खुद के नाम पे तो बाकी के पार्टनर जिम्मेदार नहीं बनते हैं। ये इसके सारे पॉइंट्स है। अब इसकी मेमोरी ट्रिक को समझना, अपने को समझना इसे कि मिस्टर ए बी सी, ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है। क्या है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है। दे एंटर इनटू पार्टनरशिप फर्म, एंटर इनटू पार्टनरशिप। कैसे याद रखोगे, 4 पॉइंट्स हो गए। देखो ए से तुमको याद आ जाएगा आर्बिट्रेशन, बी से याद आ जाएगा बैंकिंग, बी से स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग, ठीक है। सी से याद आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज, क्लेम वर्ड भी है यहाँ पे, तो तुमको इसे याद आ जाएगा। ए बी सी एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, ए से आ जाएगा आर्बिट्रेशन, बी से आ जाएगा बैंकिंग अकाउंट, सी से आ जाएगा कॉम्प्रोमाइज और क्लेम वर्ड भी है एंटर्स इनटू पार्टनरशिप। ABC एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, ये तीनों पार्टनरशिप हम ओपन करते हैं। बाद में इन्होंने फ्रॉड से एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। बच्चों एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना। मतलब ये तीनों पार्टनरशिप फर्म में एंटर होते हैं और इन्होंने फ्रॉड तरीके से एक्वायर किया एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जमीन एक्वायर के एग्जांपल, जमीन एक्वायर कर, ठीक है। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मूव नहीं हो सकती। तो बच्चों समझना, यहाँ पे कंसेप्ट को समझना, ABC एंटर्स इनटू पार्टनरशिप और उन्होंने क्या किया, फ्रॉड से एक्वायर किया इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो क्या हो जाता है, इन्होंने फ्रॉड किया तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ने इन पे केस फाइल कर दिया। फिर क्या होता है, ये तीनों पार्टनर्स क्या करते हैं, अपनी लायबिलिटी को एडमिट करते हैं। देखो हर एक पॉइंट लिंक हो रहा है। एडमिट का मतलब क्या होता है, मतलब अपनी जो भी मिस्टेक हुई है उसको मान लेना, एडमिट करना कि हाँ हमसे गलती हुई है, तो एडमिट एनी लायबिलिटी। उसके बाद क्या, जैसे उन्होंने अपनी गलती मान लिया उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने जो प्रॉपर्टी खरीदा था फ्रॉड से उसको फिर से ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर मतलब फिर से सेल कर दिया, देखो फिर से सेल कर दिया। उसके बाद जैसे इन्होंने प्रॉपर्टी वापस दे दिया, थर्ड पार्टी को वापस दे दिया, तो थर्ड पार्टी ने विड्रॉ अ सूट वापस विड्रॉ कर लिया, मतलब केस वापस ले लिया। ऐसे याद रखो, तुमको पॉइंट्स याद रहेंगे। क्या पढ़ा अपन ने, मैम अपन ने पढ़ा कि ABC एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, फिर तीनों ने मिलकर क्या किया, एक प्रॉपर्टी एक्वायर किया फ्रॉड के तरीके से। फिर बाद में सामने वाली पार्टी ने, थर्ड पार्टी ने इन पे केस फाइल कर दिया। फिर इन्होंने मान लिया कि हाँ हमसे गलती हुई है, हमने मिस्टेक कर दिया है, उसको बोलते एडमिट एनी लायबिलिटी। फिर जैसे इन्होंने गलती मान लिया ना, उसके बाद जो प्रॉपर्टी इन्होंने फ्रॉड से लिया था ना, उन्होंने फिर से ट्रांसफर कर दिया, वापस दे दिया। ट्रांसफर मतलब सेल करना, इन्होंने वापस उसको ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी दे दिया ना, तो वो जो थर्ड पार्टी है ना, उन्होंने सूट को विड्रॉ कर लिया, मतलब उन्होंने केस को वापस ले लिया। ऐसे तुम याद रख सकते हो, तुमको पॉइंट्स याद रह जाएंगे। क्या होता है, अगर इंस्टीट्यूट ने तुमको पूछा नो इम्पेयर्ड अथॉरिटी वाले ट्रांजैक्शन बताओ, तो तुमको ना टाइम पे सारे पॉइंट्स आसानी से याद नहीं आएंगे, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक है तुम्हारा, इतने सारे चैप्टर्स है, तो हर एक कंसेप्ट को ऐसे पॉइंट वाइज याद रखना हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता। जैसे कुछ स्टोरी फॉर्मेट में बनाओ ताकि तुमको याद रहे। कितना सिंपल है, ए से आ गया आर्बिट्रेशन, बी से आ गया बैंकिंग, सी से आ गया कॉम्प्रोमाइज, फिर क्या आ गया एंटर्स इनटू पार्टनरशिप, फिर क्या आ गया, उन्होंने तीनों ने मिलकर फ्रॉड से एक प्रॉपर्टी खरीदा, एक्वायर प्रॉपर्टी। उसके बाद वो सामने वाले ने उन पे केस फाइल कर दिया, तो उन्होंने क्या किया, एडमिट लायबिलिटी, उन्होंने लायबिलिटी को एडमिट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, एडमिट होने के बाद उन्होंने प्रॉपर्टी को वापस ट्रांसफर कर दिया। फिर थर्ड पार्टी ने फिर से सूट को विड्रॉ कर दिया। हो गए सारे पॉइंट्स। तुमको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा ताकि तुमको चीजें काफी सिंपल लगे। ओके, आई होप पीपल दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। नो इम्पेयर्ड अथॉरिटी आपको लर्न हो चुका है। अभी एक समझना, ठीक है। अभी देखो
म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी सेक्शन 13। अब इसको समझना, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, ये क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट पूछ सकती है कि म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटी सेक्शन 13 हमको बताओ। तो बेटा ये सारे पॉइंट्स तुम कैसे याद रख सकते हो? देखो इसकी अगर तुमको हेडिंग याद आ गई ना, तुम आसानी से इसका कंसेप्ट याद रख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन हेडिंग को याद करना पड़ेगा। तो हेडिंग कैसे याद रख सकते हो? तुमको ऐसे सोचना पड़ेगा, म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज कहां से स्टार्ट होता है? एम से स्टार्ट होता है। म्यूचुअल मतलब क्या है? मनी रिलेटेड पॉइंट्स है, सारे पैसों रिलेटेड पॉइंट्स है। तो म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज में बच्चों यहाँ पे पैसों रिलेटेड पॉइंट आते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में पैसों के रिलेटेड कौन से पॉइंट्स हैं? मैम मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है। पैसा आ गया क्या? हाँ देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, सैलरी। तो राइट टू रेम्यूनरेशन क्या है? पैसों रिलेटेड पॉइंट है, ऐसे याद करो। उसके बाद राइट टू शेयर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स क्या है? पैसा है, आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, इंटरेस्ट क्या है? ब्याज। कैपिटल, एडवांसेस, ये पार्टनरशिप फर्म के कीवर्ड्स है, कीवर्ड्स है। ऐसे याद रखो कि पार्टनरशिप फर्म यार क्या क्या आता है? कैपिटल आता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होती है, रेम्यूनरेशन होता है, ऐसे याद रखो। और सारे पैसों रिलेटेड पॉइंट याद रखो, तो आ जाएंगे सारे म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज में। उसके बाद राइट टू बी इंडेमनिफाइड का मतलब होता है कि पार्टनरशिप फर्म रियम्बर्समेंट देती है, पैसा देती है पार्टनर को। और राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म का मतलब होता है कि यहाँ पे पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को पैसा देता है। अगर कोई पार्टनर की वजह से लॉस हुआ है ना, तो पार्टनर पार्टनरशिप हमको पैसा देता है। सो राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म, ये क्या है? ये क्या है? राइट टू बी इंडेमनिफाइड मतलब फर्म पार्टनरशिप हमको पैसा देती है। अगर यहाँ पे पार्टनर ने कुछ खर्चा किया था फर्म के लिए, तो फर्म को देना पड़ेगा। पैसों के रिलेटेड पॉइंट है क्या? हाँ। तो बच्चों यहाँ पे सारे पॉइंट्स ना पैसों के रिलेटेड है, मनी के रिलेटेड है। फर्स्ट क्या है? रेम्यूनरेशन। उसके बाद क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, राइट टू बी इंडेमनिफाइड, राइट टू इंडेमनिफाई दी फर्म। सारे पैसों रिलेटेड पॉइंट है, ये तुमको याद रखना है म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज में। एक बार में सिंपल नहीं लगेगा, 2-3 बार रिवाइज करोगे ना बहुत सिंपल लगेगा कि हाँ यार ये बहुत सिंपल पॉइंट है। ऐसे लर्न नहीं होगा, ऐसे सोचोगे पैसों रिलेटेड कौन से पॉइंट है तो आराम से लर्न हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तुमको कुछ तो ट्रिक लगाना पड़ेगा ताकि तुमको चीजें काफी सिंपल लगे। अब इसको भी समझ लो, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर सेक्शन 16। अब इसको ध्यान से समझना, पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय पार्टनर सेक्शन 16। तुम इसके जो कीवर्ड्स है कैसे याद रख सकते हो? एफटीपी, क्या याद रखोगे? एफटीपी, एफटीपी, एफटीपी। अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है थ्रू एफटीपी, थ्रू एफटीपी, उस पार्टनर को जो प्रॉफिट है फिर से फर्म को देना पड़ेगा। अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है थ्रू एफटीपी, जो भी पैसा उसने कमाया उसको वापस फर्म को लौटाना पड़ेगा। व्हाट इज एफटीपी? एफ का मतलब होता है थ्रू दी फर्म्स नेम, फर्म्स नेम। टी का मतलब होता है ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म, ट्रांजैक्शन ऑफ द फर्म। पी का मतलब होता है प्रॉपर्टी, यूज ऑफ प्रॉपर्टी। ऐसे याद रखो, अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमा रहा है थ्रू एफटीपी, 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 एफ इज फर्म का नेम, टी इज ट्रांजैक्शन, पी इज प्रॉपर्टी, तो उसको फिर से वो जो प्रॉफिट है फिर से फर्म को देना पड़ेगा, फिर से फर्म को देना पड़ेगा, फिर से फर्म को देना पड़ेगा। ठीक है, ये दिया है यहाँ पे। और सेकंड पॉइंट में क्या दिया है कि अगर कॉम्पिटिंग बिजनेस अगर एक पार्टनर कर रहा है, कॉम्पिटिंग मतलब सेम नेचर ऑफ बिजनेस कर रहा है, कॉम्पिटिंग बिजनेस कर रहा है पार्टनरशिप फर्म के, तो जो भी प्रॉफिट उसने कमाया वो भी वापस देना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा तुम्हारा सेक्शन 16। ठीक है, एफटीपी, एफटीपी। बच्चों को ना कीवर्ड याद नहीं रहते, और पता है अगर इस पे क्वेश्चन आया, अगर तुम ये कीवर्ड नहीं लिखोगे ना, तुमको एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। दीस आर द कीवर्ड्स, कि ट्रांजैक्शन होना चाहिए, प्रॉपर्टी यूज होना चाहिए, फर्म का नाम यूज होना चाहिए, दीस आर द कीवर्ड्स। ओके, नेक्स्ट इज पीपल। अभी जाते हैं अपन यूनिट नंबर 3 पे। यूनिट नंबर 3 से आगे के क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझना। यूनिट नंबर 3, अभी देखो, नेक्स्ट इज पीपल रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स। अभी देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है वो करवा सकती है, नहीं करवाना है नहीं करवाएगी। मतलब ना बेटा, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाना है तो क्या क्या इंफॉर्मेशन भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास? यहाँ पे A to F पॉइंट्स दिए हैं। सारे पॉइंट्स स्टूडेंट को टाइम पे याद नहीं आते, मैं तुमको एकदम सिंपल वे बताने वाली ताकि तुमको सारे पॉइंट्स एकदम टाइम पे याद आ जाए। ध्यान से समझना, दो पॉइंट ना नेम के है। देखो क्या है, द फर्म्स नेम एंड द नेम इन फुल एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। मतलब बेटा यहाँ पे दो नेम के पॉइंट है। पहली बात तो फर्म का नाम बताना पड़ेगा और पार्टनर्स का नाम बताना पड़ेगा। फर्म का नाम बताना पड़ेगा, पार्टनर्स का नाम बताना पड़ेगा, तो दो नेम के पॉइंट आ गए। उसके बाद ना दो पॉइंट प्लेस के है, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज द बिजनेस। मतलब दो प्लेस के पॉइंट है, दो प्लेस के पॉइंट है। प्रिंसिपल प्लेस मतलब जहां पे मेन ऑफिस है, पार्टनरशिप फर्म का जो मेन ऑफिस है उसका एड्रेस क्या है, उसका नाम क्या है, दैट इज प्रिंसिपल। अगर एडिशनल ऑफिस है उसका भी नाम बताना पड़ेगा, उसका भी एड्रेस बताना पड़ेगा, दैट इज अदर प्लेसेस, दैट इज अदर प्लेस। अगर एडिशनल ऑफिस है तो ठीक है, दो नेम वाले पॉइंट हो गए और बेटा दो प्लेस वाले पॉइंट हो गए। और बाकी के जो दो पॉइंट है ना डी से स्टार्ट होते हैं, डी से स्टार्ट होते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, डेट व्हेन ईच पार्टनर ज्वाइन द फर्म, एंड नेक्स्ट इज ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। डेट मतलब पार्टनर ने कब ज्वाइनिंग किया पार्टनरशिप फर्म, वो डेट बताना पड़ेगा। और ड्यूरेशन मतलब अगर तुम्हारे पार्टनरशिप फर्म का ऑलरेडी टाइम फिक्स है कि तुम 3 साल बिजनेस करने वाले हो, 6 साल बिजनेस करने वाले हो, तो ड्यूरेशन भी बता दो। डी 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 डी
ठीक है मैम, बहुत सिंपल है। 2 पॉइंट्स में नेम बताना पड़ेगा, 2 पॉइंट्स में प्लेस बताना पड़ेगा और 2 पॉइंट ना डी से स्टार्ट होते हैं, डेट एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ड्यूरेशन ऑफ द फर्म। तुम ऐसे याद रखो, तुमको आसानी से याद हो जाएगा, फिर कुछ भी नहीं है इसमें। फिर यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट, सारे इंफॉर्मेशन पे सिग्नेचर आ जाएगी सारे पार्टनर्स की, फिर रजिस्ट्रार के पास भेजना पड़ेगा, रजिस्ट्रार बाद में रजिस्टर में एंट्री कर देती है और सर्टिफिकेट दे देती है, फिर सर्टिफिकेट दे देती है, हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 69। बेटा अब इसको समझना, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। अगर एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती है तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, ध्यान से समझना। देखो पार्टनरशिप में अगर रजिस्टर नहीं करवाती है ना तो ऑब्वियसली यार इसके कुछ तो नुकसान है। क्या क्या नुकसान है, क्या क्या नुकसान है बेटा? सबसे पहली बात तो अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर नहीं करवाती है, रजिस्टर नहीं करवाती है तो वो ना थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती मतलब उनपे केस फाइल नहीं कर सकती, सूट फाइल नहीं कर सकती। उसके बाद क्या है, लेकिन थर्ड पार्टी, बाहर की पार्टी सूट फाइल कर सकती है। अच्छा मतलब मैम जो पार्टनरशिप फॉर्म में थर्ड पार्टी पे केस फाइल नहीं कर सकती लेकिन थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है, हाँ 2 पॉइंट ऐसे ही हो गए। उसके बाद ना एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट में लीगल एक्शन नहीं ले सकता, मतलब पता है क्या है, सूट फाइल नहीं कर सकता। लीगल एक्शन मतलब सूट फाइल नहीं कर पाएगा दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट। तो देखो 3 पॉइंट तो सूट के ही हो गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज सेट ऑफ नहीं ले सकते, सेट ऑफ नहीं ले सकते। तो तुम ना ऐसे याद रखो यार, चारों पॉइंट ना नॉन रजिस्ट्रेशन में एस से स्टार्ट होते हैं, एस से स्टार्ट होते हैं। पहली बात तो पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी पे सूट फाइल नहीं कर पाएगी लेकिन थर्ड पार्टी सूट फाइल कर पाएगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट लीगल एक्शन नहीं ले सकता, मतलब सूट फाइल नहीं कर सकता, सूट फाइल नहीं कर सकता। ऐसे याद रखो, ऐसे याद रखो। अगर तुम यहाँ पे सूट भी लिखा ना तुमको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, तुमको मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेट ऑफ भी नहीं ले सकते, सेट ऑफ भी नहीं ले सकते, ऐसे याद रखो। मतलब यार नॉन रजिस्ट्रेशन में चारों पॉइंट एस से स्टार्ट हो रहे, एस से स्टार्ट हो रहे, एस से स्टार्ट हो रहे, एस से स्टार्ट हो रहे। 3 सूट वाले पॉइंट है और 4th सेट ऑफ वाला पॉइंट है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर पाएगी लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर पाएगा। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट पे लीगल एक्शन ले सकता, मतलब सूट फाइल नहीं कर सकता और सेट ऑफ भी नहीं मिल सकता। चारों पॉइंट एस से स्टार्ट हो रहे, एस से स्टार्ट हो रहे, ऐसे याद रखो। फिर तुमको याद आएंगे पॉइंट्स, फिर तुमको याद आएंगे। अगर ऐसे याद करने बैठोगे ना याद नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा कंसेप्चुअली समझो और थोड़ा ऐसे मेमोरी ट्रिक भी समझो, फिर तुमको चीजें टाइम पे याद आ जाएगी। और ये टॉपिक ना इंपॉर्टेंट है इस वाले अटेम्प्ट के लिए। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी आ सकता है डिसोल्यूशन विदाउट द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, ये वाला भी आ सकता है लेकिन ज्यादा चांसेस इसके है बाय द कोर्ट, ठीक है। अभी इसकी मेमोरी टेक्निक को समझना, सेक्शन 44 की समझना इसकी ट्रिक को, डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट सेक्शन 44। देखो इसकी ट्रिक कैसे याद रखोगे, यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश, एमपी दैट इज मध्य प्रदेश, सिटी दैट इज छत्तीसगढ़, यूपी एमपी सिटी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जजेस ने जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड का आ गया जे, दैट इज जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया। कैसे याद रखोगे, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया। बेटा यू से आ जाएगा अनसाउंड माइंड, यू से आ गया, पी से आ गया परमानेंट इनकैपेसिटी, एम से आ गया मिसकंडक्ट, नेक्स्ट पी से आ गया पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट, सी से आ गया कंटिन्यूअस लॉसेस, टी से आ गया ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से तुम्हारा आ जाएगा यूपी एमपी सिटी के जजेस ने जे आ गया जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड, जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया, यूपी एमपी सिटी के जजेस ने डिसोल्यूशन करवा दिया। ऐसे तुम याद रखो, तुमको याद रह जाएगा। यू का मतलब है अनसाउंड माइंड, पी का मतलब है परमानेंट इनकैपेसिटी, एम का मतलब है मिसकंडक्ट, नेक्स्ट पी का मतलब है पर्सिस्टेंट ब्रीच ऑफ अग्रीमेंट। ऐसे तुम याद रखो, तुमको याद रह जाएगा। सी का मतलब कंटिन्यूअस लॉसेस है, टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है, जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड डिसोल्यूशन करवा दिया, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। बेटा जो टॉपिक मैंने बताया काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना और जो ट्रिक बताया उसके हिसाब से करो, तुमको चीजें इजी लगेगी, काफी इजी लगेगी। आई होप यू गॉट द क्लैरिटी एंड यू गॉट द कॉन्फिडेंस ऑन दिस टॉपिक। लेकिन 2 से 3 बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। लेकिन एग्जाम के पहले ना तुम हर चीज अच्छे से लर्न कर लो ताकि एग्जाम में रिटेन रख पाओगे, ठीक है। अगर आपको कोई और टॉपिक पे मेमोरी हैक चाहिए मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ऐसे ही बहुत ही अच्छे मेमोरी हैक आपके लिए लेके आऊंगी ताकि आपको टॉपिक बहुत सिंपल लगे, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू, डू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड डू कमेंट on this video the topic on which you want the memory hack। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, till then have a good day।